हे चैम्प्स, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। जैसा कि आपको पता है कि लास्ट के वीडियो में मैंने नीट 2023 के पेपर के ऑर्गेनिक को एनालाइज किया था और उसके एनालिसिस से मैंने बहुत चीजें पता की थी, जिसमें से एक ये भी चीज थी कि बहुत सारे टीचर्स आपको रिएक्शन मैकेनिज्म्स करवाते हैं ऑलमोस्ट सारे रिएक्शंस के, लेकिन नीट 2023 के पेपर या फिर 2022 में ऐसा एक भी क्वेश्चन नहीं आया था जिसको करने के लिए आपको रिएक्शन मैकेनिज्म आना चाहिए। इसके अलावा भी मैंने बहुत सारी चीजें नोटिस की एनालिसिस से, जिसके बेसिस पे मैंने एक स्ट्रेटेजी बनाई है जो कि मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, जिसको यूज करके आप अपने नीट 2024 के पेपर में एक ऑर्गेनिक में फुल आउट ऑफ फुल स्कोर कर सकते हो। और ये स्ट्रेटेजी एकदम ही यूनिक है। जो भी इस वीडियो को पूरा देखेगा वो कमेंट करके जाएगा ही कि भैया सही में ये चीज एकदम अलग बताइए आपने, जो कोई नहीं बताता। हम लोग इस वीडियो में ये भी देखेंगे कैसे आपको एनसीईआरटी यूज करनी है ऑर्गेनिक की, कैसे आपको एनसीईआरटी के एक्सरसाइज सॉल्व करने हैं, कैसे इंटेक्स सॉल्व करने हैं और क्यों सॉल्व करने हैं। ऑल्सो एक बहुत बड़ा डाउट आता है बच्चों के मन में कि भैया हम लोग किससे पढ़ें, किसके लेक्चर्स देखें और कैसे उस लेक्चर के नोट्स बनाएं, क्योंकि हमें फिजिक्स भी करनी है, फिजिकल केमिस्ट्री भी करनी है, उनके नोट्स भी हैं, इनऑर्गेनिक भी पढ़ना है, रिविजन भी करना है। तो ऑर्गेनिक के नोट्स में हम लोग ऐसा क्या अलग से करें कि हमारा जो काम है वो आसान हो जाए। तो बिना कोई देरी के वीडियो में आगे चलते हैं। तो देखो, सबसे पहला डाउट जो आता है आपके मन में वो है कि हमें किसके लेक्चर्स देखने चाहिए। तो आपके पास दो टीचर्स अवेलेबल हैं, एक है पंकज सर और दूसरे है नितेश देवानी सर, जो कि मैं मोस्टली रिकमेंड करता हूं बच्चों को ये। लेकिन आज हम इन दोनों में कंपैरिजन देख लेंगे ताकि आप अपने हिसाब से डिसाइड कर पाओ कि आपके लिए कौन सा बेस्ट। तो सबसे पहले देखो कि चाहे वो पंकज सर हो या फिर नितेश देवानी सर हो, सब ने एनसीईआरटी में जितने रिएक्शंस हैं वो तो कवर करवाए ही करवाए। मतलब इनमें से कोई भी ऐसा एक टीचर नहीं है जिसने कुछ एनसीईआरटी के रिएक्शन छोड़ दिए। उन्होंने एनसीईआरटी के रिएक्शन तो दोनों ने कवर करवाए। दूसरी की बात अगर हम लोग करते हैं कि लेक्चर के लेंथ कैसे हैं दोनों टीचर्स, तो पंकज सर के जो लेक्चर्स है वो लंबे होते हैं, काफी ज्यादा लंबे होते हैं। उनका अगर आप कोई भी चैप्टर खोलोगे तो उसमें काफी सारे लेक्चर्स होते हैं। लेकिन नितेश देवानी सर की अगर आप बात करोगे तो उनकी जो पूरी प्लेलिस्ट है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की वो 41 वीडियोस की है और उसमें पर वीडियो आपके 1.5 आवर्स के होते हैं। फिर हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस की बात करेंगे तो पंकज सर जो है वो ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाते हैं। तो जिनको क्वेश्चन प्रैक्टिस ज्यादा चाहिए वीडियोस में वो पंकज सर के लेक्चर देख सकता है। लेकिन नितेश देवानी सर भी मोर देन एनफ प्रैक्टिस करवा देते हैं, ऐसा नहीं कि उन्होंने कम करवाया। अब टीचर डिसाइड करने में क्वेश्चन प्रैक्टिस उतना इंपॉर्टेंट रोल क्यों नहीं रखता है वो भी हम लोग अभी आगे देखेंगे। उसके बाद चौथा पॉइंट जो है, जो कि एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कौन सा टीचर ज्यादा आउट ऑफ एनसीईआरटी करवाता है। जो पंकज सर है वो काफी ज्यादा आउटसाइड एनसीईआरटी रिएक्शन करवा देते हैं, लेकिन नितेश सर जो है आपको बहुत कम ही एक्स्ट्रा चीजें लिखवाएंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जो दोनों टीचर हैं वो आपको मोर देन एनफ पढ़ा देंगे जिससे आपका सिलेक्शन हो जाए। लेकिन डिसाइडिंग फैक्टर क्या है? डिसाइडिंग फैक्टर है टाइम। अगर आपको ये ऐसे बच्चे हो जिसका एक या दो सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग है और सिर्फ कुछ ही टॉपिक्स या कुछ ही सब्जेक्ट वीक है, तो वो पंकज सर को फॉलो कर सकता है। या फिर आप उनमें से हो जिसने अभी तैयारी स्टार्ट की या फिर वो 11th में एकदम फ्रेशर बच्चा, उसके पास टाइम है 2 साल का, तो वो भी पंकज सर को फॉलो कर सकता है। लेकिन अगर आप ऐसे बच्चे हो जो कि ड्रॉपर है और उसके पास टाइम की कमी हो रही है क्योंकि वो मैनेज नहीं कर पा रहा है दूसरे सब्जेक्ट को, या फिर ऐसा कोई है जो कि 12th में है और उसने 11th में पढ़ाई नहीं की थी, अगर वो ऐसा बच्चा है जिसको मतलब टाइम की कमी हो रही है क्योंकि उसे बाकी सब्जेक्ट भी मैनेज करें, तो उसे कोई ऐसा चीज जो कम टाइम में सब कुछ करवा दे, तो नितेश सर उस टाइम में आपके लिए बेस्ट चॉइस हो जाते हैं। नितेश सर की कौन सी प्लेलिस्ट? तो मास्टर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री प्लेलिस्ट, जो कि ओजोन क्लासेस पे फ्रीली अवेलेबल है, वो आप देख सकते हो नितेश सर की। ऑल्सो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट कि अगर आप किसी से पहले से पढ़ रहे हो, मान लो आप पंकज सर से पहले पढ़ रहे थे, तो अब आपको चेंज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बीच में अगर आप चेंज करोगे तो आपका पूरा फ्लो बिगड़ जाएगा। हाँ, अगर आपको समझ नहीं आ रहा है उनसे तब आप चेंज कर सकते हो। अब एक इंपॉर्टेंट चीज जो मैंने यहाँ डिस्कस की थी वो था क्वेश्चन प्रैक्टिस। पंकज सर बहुत ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाते हैं जो कि बहुतों के लिए बेनिफिशियल होगा, लेकिन सिर्फ इस रीजन के लिए नितेश सर को ना देखना सही नहीं रहेगा, क्योंकि नितेश सर भी जैसे कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो उसमें एनफ क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा देते हैं, कहीं कहीं कम भी करवाते हैं क्योंकि टॉपिक इंपॉर्टेंट नहीं है। अब क्वेश्चन प्रैक्टिस से ही डिसाइड इसलिए नहीं करना होता क्योंकि चाहे आप पंकज सर से पढ़ लो जिन्होंने बहुत क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाया है, या चाहे आप नितेश सर से पढ़ लो जिन्होंने कम क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाया है, तब भी आपको एनसीईआरटी तो पढ़नी होगी, आपको मॉड्यूल्स सॉल्व करने होंगे, आपको पीवाईक्यूज लगाने होंगे। और अगर आप ये सब लगा लेते हो तो आप खुद उतना सफिशिएंट प्रैक्टिस कर लोगे कि किसी टीचर ने उतना क्वेश्चंस करवाए हो या ना करवाए हो, आपको उससे फर्क नहीं पड़ेगा। इस हिसाब से आप अपने टीचर को डिसाइड कर लेना। अब आते हैं हम लोग दूसरी इंपॉर्टेंट चीज पे कि नोट्स हमें कैसे बनाने हैं ऑर्गेनिक के। तो देखो, आपको 2 कॉपीज बनानी है ऑर्गेनिक के लिए, एक है नोट्स कॉपी, दूसरा है क्वेश्चन कॉपी। अब क्योंकि मैं रिकमेंड करता हूं आपको नितेश सर के लेक्चर्स को देखने के लिए, इसलिए मैं उन्हीं को बेसिस लेते हुए यहाँ पे मैं समझाऊंगा कि आपको नोट्स कैसे बनाने। अब नितेश सर के जो लेक्चर्स होते हैं वो 1.5 आवर्स के होते हैं ऑन एन एवरेज। अब क्योंकि वो बहुत स्लो पढ़ाते हैं तो मैं कहता हूं कि आप लोग 1.75x पे उनके लेक्चर्स को देखा करो। तो अगर आप 1.75x पे 1.5 आवर्स के लेक्चर्स को देखते हो तो 51 मिनट्स में आपको कोई भी लेक्चर खत्म। अब जो भी मेरे प्लानर को फॉलो कर रहा है उन्हें पता है कि मैं किसी भी चैप्टर को, मान लो मैं हाइड्रोकार्बन करवा रहा हूं, तो उसका जो पहला लेक्चर है उसको मैं 3 दिन के लिए स्प्लिट कर देता हूं। मतलब आपको पर डे 1/3 लेक्चर ही देखना होगा। तो अब क्योंकि आप 1.75x पे देख रहे थे तो आपको 51 मिनट्स में एक लेक्चर खत्म हो रहा था। मतलब आपको हर दिन 17 से 20 मिनट का टाइम देना है अपना, जिसमें आप 40 मिनट का लेक्चर देख रहे हो। क्योंकि आपने फास्ट कर दिया तो आप 20 मिनट में ऑलमोस्ट 40 या 37 मिनट्स का लेक्चर देख रहे होगे, क्योंकि आप 1.75x पे देख रहे हो। मतलब आपको रोज 20 मिनट लेक्चर देखने हैं और बचे हुए 20 मिनट में आपको नोट्स बना लेना। क्योंकि जो भी मेरे टारगेट्स को फॉलो कर रहा है उसे पता है कि मैं डेली ऑर्गेनिक के लिए 40 मिनट्स देता हूँ। 1 घंटे में मैं आपको थोड़ा टाइम देता हूँ ऑर्गेनिक के लिए और 20 मिनट देता हूँ मैं इनऑर्गेनिक के लिए। आपको लगता होगा भैया ये क्या करवा दो, 1 घंटे में आप 40 मिनट दे दो ऑर्गेनिक के लिए, कैसे हो पाएगा? तो मैंने समझा दिया कैसे होगा। जिन्हें भी ये डाउट रहता था उन्हें समझना है कि आपको 1.75x पे देखना है और उसके बाद आपको पर डे 20 मिनट तो लेक्चर देखना है। मतलब 20 मिनट 1.75x के स्पीड पे 20 मिनट जितना लंबा लेक्चर चला जाए उतना देखना है और बचे हुए 20 मिनट में आपको नोट्स भी बना ले। मतलब
40 मिनट में आपको ऑर्गेनिक कर लेनी है, बाकी जो 20 मिनट है उसमें आपको पी ब्लॉक करना है, सेम इसी तरीके। तो मैंने ये समझा दिया कि आपको कैसे कितना टाइम देना है नीतीश सर के लेक्चर के लिए पर डे। इन्हें समझ नहीं आ रहा कि कैसे वो मैनेज करेंगे ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक के लिए, वो बेसिकली मेरा प्लान फॉलो कर ले। मैं उनको रिविजन के लिए भी टाइम दे रहा हूँ, मैं बकायदा एनसीईआरटी पढ़ने के लिए भी टाइम दूंगा, मुझे पता है कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, तो मैं उस हिसाब से इस प्लानर को बना रहा हूँ। तो बिल्कुल बेझिझक होकर आप इसको फॉलो कर सकते हो अगर आपको कोई दिक्कत होती है। अब तो टेस्ट सीरीज भी लॉन्च होने वाला है, तो जो एक दिक्कत थी इस प्लानर में वो भी मैं इसको कंप्लीट करवा रहा हूँ। इस तरीके से ये बस अगर 40-40 मिनट आप देखते हो तो आपकी ऑर्गेनिक जनवरी तक कंप्लीट हो जाएगी बिना कोई एक्स्ट्रा टाइम दिए। और क्योंकि हम लोग रोज सिर्फ 40 मिनट देकर ऑर्गेनिक कर रहे हैं, तो जो आप 40 मिनट देख रहे हो वो आप बहुत कंसंट्रेट होकर देखोगे, इसलिए वो टॉपिक्स आपको बहुत लंबे समय तक याद रहेंगे। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज मैंने आपको समझा दी कि कैसे आपको कितना टाइम देना है नीतीश सर के लेक्चर्स में। अब आते हैं कि लेक्चर देखते देखते आपको क्या करना है। लेक्चर देखते देखते आपको नोट्स बनाना था। तो मैंने बोला था कि आपको 2 कॉपी बनानी है ऑर्गेनिक में, एक तो नोट्स कॉपी, एक क्वेश्चन कॉपी। अब सबसे पहले बात करते हैं नोट्स कॉपी के बारे में। तो नोट्स कॉपी में सबसे पहले तो आपको सिर्फ वो चीज नहीं लिखनी है जो सर लिखवा रहे हैं, आपको वो भी लिखनी है जो सर बोल रहे हैं। एक ये तो इंपॉर्टेंट चीज होगी। नोट्स कॉपी में क्या क्या आना चाहिए, तो देखो नोट्स कॉपी में सबसे पहले तो जो रिएक्शन चल रहा है, अगर वो कोई नेम रिएक्शन है तो उसका नाम आना चाहिए। मेन रिएक्शन जो जनरल रिएक्शन है वो लिखा होना चाहिए उसमें। मेन कंडीशन, उस रिएक्शन में आपको कैसे प्रोडक्ट्स बनाने हैं, कहां से बॉन्ड तोड़ना है, कहां पे हाइड्रोजन ऐड करना है, ठीक है, क्या रिएजेंट होगा, ये सब चीजें लिखनी है। सारे स्टेप्स लिखने हैं कि कैसे प्रोडक्ट बनाना है, मैंने बोल दिया अभी। सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स या कंसेप्ट कि उस रिएक्शन में आपका क्या सिर्फ प्राइमरी अमाइन बन रहा है, क्या उस रिएक्शन से सेकेंडरी अमाइन बना सकते हैं, क्या उस रिएक्शन के कारण जो प्रोडक्ट बन रहा है उसमें कार्बन ऐड हो जा रहा है या कम हो जा रहा है या सेम कार्बन रह रहा है, क्या उससे जो प्रोडक्ट बन रहा है उसमें इवन नंबर ऑफ कार्बन है। ये सारी कुछ चीजें हैं जो कि आप देखते हो जब आप ऑर्गेनिक को पढ़ते हो। तो ये सारी चीजें मेन जो पॉइंट्स है वो आपको अपने नोट कॉपी में लिखना है। अब ये जो मैंने बोला इसका मैं आपको एग्जांपल भी दूंगा नीचे। तो उससे पहले हम लोग देख लेते हैं कि जो दूसरा कॉपी था वो था आपका क्वेश्चन कॉपी। तो क्वेश्चन कॉपी का कैसे यूज करना है। अब देखो जब आप सर पढ़ा रहे होंगे तो पढ़ाते पढ़ाते वो बीच में आपको क्वेश्चन भी देंगे, मतलब एक कोई टॉपिक पढ़ा है उसके वो क्वेश्चन भी करवाएंगे। तो आपको क्या करना है, उस क्वेश्चन कॉपी को सेम कॉपी में ना लिख के आपको अलग कॉपी में लिखना है। मतलब जो भी टॉपिक, मान लो वो कोई रिएक्शन पढ़ा रहे थे, मान लो वुड रिएक्शन पढ़ा रहे थे, जब वो वुड रिएक्शन के क्वेश्चन करवाने लगे आप दूसरे कॉपी में वुड रिएक्शन लिख के उसके क्वेश्चन को एक जगह लिख लोगे, 1 2 3 4 करके क्वेश्चन एक जगह लिख लोगे। इससे क्या होगा कि इनडायरेक्टली आप शॉर्ट नोट्स बना लोगे। मतलब कि जो आपने पहले जो नोट्स कॉपी में जो चीज आपने लिखी हुई है वो आपके शॉर्ट नोट बन गए, क्योंकि उसमें तो क्वेश्चन है नहीं। आप अगर देखोगे तो मैंने जो नोट्स बनाए हैं आपको दिखाता हूँ। देखो ये आपके अमाइंस के नोट्स हैं। तो अमाइंस के नोट्स कितने पेज के हैं, ये पहला पेज, ये दूसरा पेज और ये तीसरा पेज। 3 पेज में आपके अमाइंस के नोट बन गए। क्यों, क्योंकि मैंने क्वेश्चन अलग में लिख लिया था। तो ये मेरा जो है ये एक शॉर्ट नोट्स की तरह बन गया और इसको मैं बाद में बहुत इजीली रिवाइज कर पाऊंगा। इसी तरीके से मैंने एल्डिहाइड कीटोन के भी नोट्स बनाए थे। 3 पेजेस में आपके एल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड के भी नोट्स हो गए हैं। इस तरीके से आपको नोट्स कॉपी अलग बनाना है, क्वेश्चन कॉपी अलग बनाना है। इसका मैंने फायदा आपको बता दिया कि आपके शॉर्ट नोट्स बन जाएंगे इनडायरेक्टली। ठीक है, इसको मैं आगे आपको और अच्छे से समझा देता हूँ कि आपको ये दिख रहा होगा। ये जो है ये मेरा नोट्स कॉपी, जो मैंने अभी आपको नोट्स दिखाए उसी के ये फोटोज मैंने लिए। जैसे कि मैं आपको समझाता हूँ, जैसे आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे मैंने अलग अलग टॉपिक का अलग अलग कॉलम बना के रिएक्शन लिखा हुआ। जैसे पहला जो था कि प्रिपरेशन जब करेंगे हम लोग ईथर का तो कैसे कैसे कर सकते हैं। तो पहला था डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल से, दूसरा था विलियमसन सिंथेसिस से। अब देखो आपको दिख रहा है कि ये मैंने बहुत कम लिखा है। ठीक है, और मैंने एक और चीज यहाँ लिख दी कि एनसीईआरटी से पढ़ लो, क्योंकि सर ने उतना इसके बारे में नहीं बताया था, लेकिन एनसीईआरटी में इसके बारे में कुछ और चीजें लिखी हुई थी। जब मैं एनसीईआरटी पढ़ी तो मुझे वो मिली, मैं आगे दिखाऊंगा आपको। उसके बाद आपको यहाँ दिख रहा हो कि विलियमसन सिंथेसिस के बारे में मैंने बहुत कुछ लिखा हुआ है। इसी से आपको समझ में आ जाता है एक तो ये नेम रिएक्शन है, दूसरा क्योंकि सर ने इसमें बहुत कुछ लिखवाया है, मतलब ये इंपॉर्टेंट चीज है। जब आप पीवाईक्यू खोलोगे तो आपको दिखेगा भी कि इससे बहुत सारे क्वेश्चन आए। फिर यहाँ पे आपको दिख रहा हो कि ये एक रिएक्शन है जिसमें हम लोग ईथर का रिएक्शन करवाते हैं HX के साथ। ये तो हमने देख लिया कि कैसे प्रिपरेशन होता है। फिर केमिकल प्रॉपर्टीज में हमने पहला देखा कि जब ईथर को हम लोग HX के साथ रिएक्शन करवाते हैं, HI के साथ वगैरह वगैरह, तो कैसे रिएक्शन होता है। तो उसमें मैंने क्या बोला था आपको कि सबसे पहले तो आपको जनरल रिएक्शन लिखना है, ये रहा आपका जनरल रिएक्शन। फिर मैंने बोला था आपको कंडीशंस लिखने हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ पे मैंने एक डाउट लिखा कि कौन सा बॉन्ड तोड़े, कौन सा बॉन्ड तोड़ेगा। यहाँ पे सर ने 3 लिखवाया है, 3 मतलब कंडीशन लिखवाए, तो कि कब कौन सा बॉन्ड तोड़ेंगे, तो वो कंडीशन यहाँ पे लिख ली मैंने। तब जब भी मैं नोट्स रिवाइज करने आऊंगा तो मुझे पता रहेगा, अच्छा जब भी ईथर का HI के साथ रिएक्शन होता है तो इन 3 कंडीशन को ध्यान में रखते हुए मुझे अपना प्रोडक्ट बनाना है। ठीक है, ये मेरा रिविजन हो जाएगा फटाफट। अब मैंने क्या किया है, इसी पार्ट का जब सर ये पढ़ा रहे थे, सर ने इसके बाद कोई क्वेश्चंस करवाएंगे तो उसको मैंने यहाँ पे लिखा है। देखो रिएक्शन विद HX करके ये सारे क्वेश्चंस सर ने करवाए थे, मैंने यहाँ पे इसको लिख दिया। तो अगर मेरे को रिवाइज करना होगा तो मैं आके यहाँ से क्वेश्चंस को रिवाइज कर लूंगा कि अच्छा सर ने कैसे सिखाया था। सर यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि HBr, सर ने यहाँ पहला कंडीशन लिखा था कि अगर कोई स्टेबल कार्बोकेटाइन नहीं बन रहा होगा तब आपको स्टेरिक कंडीशन देखते हुए आपको वहाँ पे बॉन्ड तोड़ना है। मतलब जहाँ पे आपको लेस स्टेरिक हिंड्रेंस दिख रहा होगा उसका बॉन्ड आप तोड़ोगे। लेकिन अगर वहाँ पे कोई भी कार्बोकेटाइन बनने का चांस होगा, जैसे 3 डिग्री का कार्बोकेटाइन अगर बन रहा होगा या फिर रेजोनेंस स्टेबिलिटी दिख रही होगी, तब आप वो वाला बॉन्ड तोड़ के वहाँ पे आप आई जोड़ोगे। अब उन सारे कंडीशंस के लिए सर ने यहाँ पे एक क्वेश्चन करवाया हुआ और कैसे तोड़ना, जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा है कि यहाँ पे कोई भी 3 डिग्री कार्बोकेटाइन नहीं बनेगा, इसलिए यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, लेस स्टेरिक वाला देख के करेंगे। तो ये मैंने यहाँ लिख दिया हुआ है। लेकिन इस केस में 3 डिग्री कार्बोकेटाइन बन रहा है तो इसलिए हम लोग बॉन्ड यहाँ से तोड़ रहे हैं, इस वाले केस में यहाँ से तोड़ रहा है। ये सारी
चीजें आपने क्वेश्चन कॉपी में लिख दी। तो अगर ये तो एक दो बार आप रिवाइज करोगे फिर आपको याद हो जाएगी, अच्छा इस तरीके से अप्रोच करते हैं। तो बार बार आपको जो रिवाइज करना होगा वो नोट्स कॉपी रिवाइज करना होगा। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इसमें क्वेश्चन मत लिखो, इसको शॉर्ट नोट्स की तरह बना लो आप इनडायरेक्ट। एक और चीज आपको यहाँ दिख रहा हो कि मैंने ये येलो येलो करके हाईलाइट किया हुआ है कुछ कुछ चीजों को और कुछ कुछ को छोड़ दिया है। जैसे यहाँ पे मैंने कोई भी हाईलाइटिंग नहीं की है। ये इसलिए की है कि मतलब जब मैंने ये तो मैंने नोट्स बना लिए सर से, उसके बाद जब मैंने एनसीईआरटी पढ़ा तो मुझे कुछ कुछ दिखा कि सर ने ये रिएक्शन लिखवा तो दिए हैं लेकिन ये एनसीईआरटी में है ही नहीं, मतलब ये आउटसाइड एनसीईआरटी चीज सर ने लिखवाई है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। तो इसलिए मैंने बाद में इसको पढ़ना छोड़ दिया क्योंकि एनसीईआरटी से बाहर के रिएक्शन नहीं आ रहे एग्जाम में, इतना तो पक्का है। अब ये सारे नोट्स मैंने डाले नहीं है अपने टेलीग्राम चैनल पे, लेकिन आप बोलोगे तो मैं डाल दूंगा। दूसरी चीज में हेलो एल्केन वाला नोट्स मेरे पास नहीं है, पता नहीं कहां चला गया, मिल नहीं रहा है मुझे, तो वो छोड़ के मैं बाकी डाल दूंगा। ठीक है, ये मैंने समझा दिया आपको कि कैसे आपको नोट्स कॉपी बनाना है, कैसे क्वेश्चन कॉपी बनाना है। अब देखते हैं कि लेक्चर्स तो आपने देख लिए, नोट्स आपने बना लिए, उसके बाद क्या करना है। जब आपने ये नोट्स जो बनाए हैं उसको 2-3 बार रिवाइज कर लिया, उसके बाद आपको एनसीईआरटी खोलना है और हाईलाइट करते रहना है। आप कैसे हाईलाइट करते हैं, सब कुछ हाईलाइट कर दे क्या? नहीं, आपको वो पॉइंट हाईलाइट करने हैं जो कि आपके नोट्स में नहीं है। मतलब सर ने नोट्स बना दिया, आपको नोट्स बगल में खोलना है। वो टॉपिक जो आप देख रहे हो अभी एनसीईआरटी में, वो टॉपिक बगल में खोलना है। मान लो आप विलियमसन सिंथेसिस देख रहे हो तो एनसीईआरटी में भी कहीं लिखा होगा, आप देखते हो कि अच्छा सर ने ये सारे पॉइंट्स लिखवा दिए लेकिन एनसीईआरटी में ये नया पॉइंट दिख रहा है जो सर ने नहीं लिखवाया था, तो आपने उसको एनसीईआरटी में हाईलाइट कर लिया। जैसे कि एनसीईआरटी में और क्या हाईलाइट करना है, तो ये फिजिकल प्रॉपर्टी वाला टॉपिक जहां भी आपको दिखता है तो यहाँ से एसोसिएशन बन रहे हैं, तो इसको आपको ध्यान से पढ़ना है। कोई बॉइलिंग पॉइंट का ट्रेंड दिया हुआ है, कुछ एक्सेप्शन दिख रहा है आपको, तो वो सारी चीजें ऐसे लिख लेनी है। ठीक है, उसके बाद मैंने अभी आपको एक एचआई वाला रिएक्शन दिखाता है, तो यहाँ पे एचआई वाले रिएक्शन का मैकेनिज्म दिया हुआ है। मतलब एनसीईआरटी ने बहुत कम जगह मैकेनिज्म दिया हुआ है। पहले तो मैंने एक चीज आपको क्लियर कर दी, कोई भी क्वेश्चन आया है जिसमें आपको मैकेनिज्म अगर नहीं आता हो तो आपको क्वेश्चन नहीं कर पाते। ठीक है, मैकेनिज्म में आपको मेनली क्या पता होना चाहिए, आपको बस इतना पता होना चाहिए कि ये जो रिएक्शन है उसमें कौन सा इंटरमीडिएट बन रहा है, कार्बोकेटाइन बन रहा है, कार्बो आयनाइन बन रहा है, SN1 मैकेनिज्म से वो रिएक्शन हो रहा है, SN2 मैकेनिज्म से हो रहा है, या फिर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है या फिर एडिशन है, ये सब चीज आपको पता होनी चाहिए। बस इतना अगर आपको रिएक्शंस के बारे में पता है तो आपको मैकेनिज्म्स पूरा याद नहीं होना चाहिए क्योंकि उतना टाइम होता भी नहीं, वो करवाएंगे भी। मैकेनिज्म में जो याद करना है वो तो मैंने आपको बता दिया। अब आपको मैं ये सिखा रहा था कि कैसे आपको एनसीईआरटी हाईलाइट करनी है। अब वहां मैंने आपको दिखाया था कि सर ने कैसे कंडीशन लिखाया था कि कौन सा बॉन्ड तोड़ना है ईथर वाला। अगर कोई केवल 3 डिग्री कार्बोकेटाइन नहीं बन रहा है तो आपको लेस स्टेरिक देख के बॉन्ड तोड़ना है। तो उसी चीज को मैंने थोड़ा इनडायरेक्टली यहाँ पे लिखा हुआ है एनसीईआरटी के टर्म्स। एनसीईआरटी इसको कैसे लिखती है, तो एनसीईआरटी लिखा है कि व्हेन 1 डिग्री या 2 डिग्री अल्काइल ग्रुप प्रेजेंट है तो SN2 मैकेनिज्म लगाओ और 3 डिग्री अल्काइल ग्रुप अगर दिख रहा है तो SN1 मैकेनिज्म लगाओ। ये यहाँ पे लिखा हुआ है तो मैंने यहाँ लिख दिया था। अब यहाँ पे मैंने एक इंपॉर्टेंट लाइन मार्क की है जो कि जब आप अपने एग्जाम में जाओगे नीट 2024 के तो शायद आपको डायरेक्टली स्टेटमेंट के फॉर्म में मिल सकता है। वो डायरेक्टली पूछ देंगे कि अगर एनिसोल का हम लोग केस लेते हैं और उसमें हम लोग प्रोटोनेशन करवाते हैं ईथर के द्वारा तो उसमें आपका क्या बन सकता है। तो उसमें ऑप्शन में ये भी हो सकता है मिथाइल फिनाइल ऑक्सोनियम आयन, या फिर वो डायरेक्टली ये बना के दे सकते हैं। तो ये मुझे अपने नोट्स में नहीं मिला था तो मैंने इसको यहाँ पे मार्क कर लिया। ठीक है, अच्छा फिर एक इंपॉर्टेंट यहाँ पे लाइन दी है जो कि बिल्कुल एसोसिएशन बन के आ सकता है कभी ना कभी। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है कि जो फिनॉल्स हैं वो आपके हैलाइड्स नहीं देते हैं क्योंकि उसमें जो sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है उसका न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं हो सकता। ठीक है, ये चीज यहाँ पे लिखी हुई है तो यहाँ एसोसिएशन भी है, रीजन भी है, तो बकायदा ये एसोसिएशन बन के आ सकता है। तो ऐसे लाइंस आपको ढूंढ के हाईलाइट कर लेने एनसीईआरटी में क्योंकि वो कोई भी टीचर जो है नहीं करवाता है। फिर आगे चलते हैं, आपको ये वाला पार्ट दिख रहा है। अगर आपको याद है मैंने स्टार्टिंग वाले पेज में लिखा हुआ था कि एनसीईआरटी से पढ़ लो डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल का पार्ट, ईथर वाला जो पार्ट है वही वाला ये पार्ट है। वहाँ पे आप देखोगे तो वहाँ पे 170 डिग्री सेल्सियस में लिखा हुआ है, यहाँ पे केल्विन में दी हुई है। तो ये आपको ध्यान देना कि अच्छा केल्विन में टेम्परेचर हो सकता है, इसका टेम्परेचर आपको याद रखना होता है। टीचर जब पढ़ाएंगे तो आपको बोल देंगे कि इस वाले रिएक्शन का टेम्परेचर आपको याद रखना है, सब में नहीं रखना होता यहाँ पे। फिर मैंने कुछ पॉइंट्स यहाँ पे ऐड कर दिए जो कि एनसीईआरटी में मेरे को मिला। फिर एक क्वेश्चन यहाँ पे एनसीईआरटी ने पूछा होता तो उसका मैंने आंसर यहाँ पे लिख दिया। तो इस तरीके से आपको एनसीईआरटी को हाईलाइट करते जाना है और यूज करना है क्योंकि बाद में जब आप रिवाइज करोगे तो वो सारे पॉइंट जो कि नोट्स में नहीं है वो आपके एनसीईआरटी में लिखे होंगे। इस तरीके से आपका एक कंप्लीट पैकेज बन जाएगा। फिर विलियमसन सिंथेसिस के बारे में मैंने चीजें यहाँ पे हाईलाइट की हुई है। फिर यहाँ पे कुछ ऐसे पॉइंट्स है जो कि एग्जाम में आ सकते हैं, जैसे ये DDT का स्ट्रक्चर है जो कि अभी भी वो डायग्राम दे देंगे, पूछेंगे किस चीज का स्ट्रक्चर, तो ये DDT का स्ट्रक्चर है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, हेलो एल्केन हेलो रेन के एंड में दिया हुआ ये चीज। फिर यहाँ से एक बार क्वेश्चन में पूछा हुआ था, ये भी पूछ सकते हैं कि अगर मुझे फ्रीऑन बनाना है तो मैं कौन से रिएक्शन से बनाऊंगा, तो शॉर्ट्स रिएक्शन से आप फ्रीऑन्स को बना सकते हो। ये आपका एक इंपॉर्टेंट लाइन है जो आपको डायरेक्टली मिल सकता है, कोई टीचर आपको ये पढ़ाएगा नहीं। ठीक है, तो इस तरीके से आपको एनसीईआरटी को हाईलाइट करते हुए चलना है। फिर एक और चीज, जैसे आप मैंने बोलता कि मैकेनिज्म कुछ जगह ही दी हुई है, तो यहाँ पे एक कार्बो एनाइन वाला टर्म दिया है क्योंकि एनसीईआरटी में आपको रेयरली ही मिलेगा। तो आपको ये दिखता है कि अच्छा कार्बो एनाइन तो मतलब ये कुछ तो यूनिक है, तो आपको ये याद रखना है कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑफ एराइल हैलाइड में आपका कार्बो एनाइन बनता है। इससे ही पहले वाले पेज में आपको ये भी मिलेगा कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन जो है एराइल हैलाइड का करने में क्यों दिक्कत आती है हमें, तो 4-5 रीजंस वहाँ दिए हुए हैं, तो वो एसोसिएशन बना के वो आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपको एनसीईआरटी हाईलाइट कर लेनी। तो इस तरीके से जब आप एनसीईआरटी को हाईलाइट कर लोगे तो पूरी एनसीईआरटी की थ्योरी आपकी कवर हो जाएगी, जहां से आपके एसोसिएशन या फिर स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन बन के आ सकते थे। अब एनसीईआरटी से आपको कुछ और चीजें करनी होती है, जिसमें से पहला है इंटेक्स्ट क्वेश्चन और एक्सरसाइज क्वेश्चन को सॉल्व करना और रिएक्शन कॉपी बनाना। अब ये कैसे करते हैं इसको एक एक करके देखते हैं। एक बार आपने एनसीईआरटी रीड करके सारे पॉइंट्स को हाईलाइट कर लिया,
अगली रीडिंग जब आप करने जाओगे तो उस समय आपको रीडिंग करते करते जो बीच बीच में इंटेक्स क्वेश्चन एग्जांपल्स आएंगे उनको सॉल्व करते हुए चलना है। क्यों चलना है? क्योंकि यहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चन आ रहे हैं। ये क्वेश्चन आपके डायरेक्टली नीट 2023 में पूछा होता, मैंने एनालिसिस किया, वहाँ पे मैंने बताया है। आपको कुछ और चीज मिलेंगे। ये जो चीज है यहाँ पे लिखा था कंजुगेटेड डाइकीटोन बनता है इस वाले रिएक्शन में। अब आपको ये तो पता रहेगा कि ये जो है अगर मैं ये रिएक्शन करवाता हूँ तो ये बन जाता है, लेकिन शायद अगर टीचर ने बोला ना हो कि ये जो बन रहा है वो कंजुगेटेड डाइकीटोन है, या फिर बोला हो आपने इंपॉर्टेंस ना दिया हो, लेकिन जब आप एनसीईआरटी में देखते हो तो अच्छा आपको पता रहता है, अच्छा ये एनसीईआरटी में है मतलब इंपॉर्टेंट चीज है। और डायरेक्टली यहाँ से नीट में क्वेश्चन आ गया था कि ये जो रिएक्शन करते हैं इसमें जो आपका बनता है वो क्या बनता है, तो कंजुगेटेड डाइकीटोन बनता है। ऑल्सो इंपॉर्टेंट चीज क्या होगी, जब आप इंडेक्स क्वेश्चन करोगे तो कुछ ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे जिसके बारे में एनसीईआरटी की थ्योरी में कहीं नहीं लिखी हुई है उस कंसेप्ट के बारे में, लेकिन इंडेक्स क्वेश्चन में उसके बारे में पूछा हुआ है और वो बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। जैसे कि ये क्वेश्चन है, यहाँ पे जब आप करोगे तो ये जो पहला वाला जिसका रिएक्शन करने बोला गया है इन सबके साथ, पहली चीज जो है वो एक प्राइमरी अल्कोहल है और दूसरा जो है वो प्राइमरी अल्कोहल नहीं। तो जब आप एचबीआर के साथ रिएक्शन करवाते हो तो आप यहाँ क्या सीखते हो, जब आप क्वेश्चन करोगे तो आपका ये गलत होगा, तो आप ये सीखोगे कि एचबीआर का रिएक्शन जब हम लोग प्राइमरी अल्कोहल के साथ करवाते हैं तब वो SN2 मैकेनिज्म होता है और डायरेक्टली वो OH को हटा के BR रिप्लेस हो जाता है। वहां पे अगर आपको कार्बोकेटाइन बनाने की पॉसिबिलिटी दिख भी रही है सेकेंडरी 2 डिग्री वाली, तब भी आप नहीं बताओगे। लेकिन अगर वो 1 डिग्री छोड़ के कुछ भी है 2 डिग्री 3 डिग्री, तो उस केस में आप स्टेबल कार्बोकेटाइन बनाने के बाद BR को जोड़ते हो। ये इंपॉर्टेंट चीज आप तब सीखते हो जब आप इंडेक्स क्वेश्चन करते हो और कहीं आपको इसके बारे में एनसीईआरटी ने नहीं बताया, इसलिए इंडेक्स क्वेश्चन आपको करते हुए जाना है। तो ये मैंने अभी आपको समझा दिया। जब आप ये इंडेक्स क्वेश्चन कर लो उसके बाद आपको क्या करना है, रिएक्शन कॉपी बनाना है। ठीक है, अब रिएक्शन कॉपी कैसे बनाना है, तो रिएक्शन कॉपी में देखो आपको कुछ नहीं करना होता है, सिर्फ रिएक्टेंट लिखना होता है, रिएजेंट लिखना होता है, प्रोडक्ट नहीं लिखना होता है, बिल्कुल ऐसे जैसे कि मैंने यहाँ पे दिखाया हुआ है। दूसरी चीज कि आपको यहाँ पे सिर्फ एनसीईआरटी के रिएक्शन ऐड करने हैं। अब ये क्यों बनाना है आपको, तो ये इसलिए बनाना है क्योंकि ये रिविजन करते समय बहुत इंपॉर्टेंट होता है और कैसे रिविजन करना है इसके थ्रू बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। मैं आपको एक दूसरी वीडियो में बताऊंगा, पता नहीं लोग ये सब क्यों नहीं बताते हैं, बहुत सारी वीडियोस बनती है लेकिन ये इंपॉर्टेंट चीज है जो बतानी चाहिए वो कोई नहीं बताता। इस टॉपिक के लिए मैं अलग से वीडियो बना दूं क्योंकि ये वीडियो काफी लंबी हो जाएगी। तो मैंने समझा दिया कि आपको रिएक्शन कॉपी कैसे बनानी है। जब आपने इंडेक्स क्वेश्चन एक बार सॉल्व कर लिया, एनसीईआरटी थ्योरी मार्क कर लिया, आपने एनसीईआरटी की एक रीडिंग ले ली है, जब दूसरी बार जाओगे तो सिर्फ एनसीईआरटी में जो रिएक्शंस लिखे हैं उसके आप रिएक्टेंट लिखते जाओगे, रिएजेंट लिखते जाओगे और प्रोडक्ट का जो जगह है उसको खाली छोड़ते जाओगे, क्योंकि बाद में आप फिर इससे रिवाइज कर पाओगे सारे वो रिएक्शन जो कि एनसीईआरटी में और काफी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद क्या करना है कि जब आपने ये रिएक्शन कॉपी जो बनाई है उसको रिवाइज कर लिया 2-3 टाइम और ये इंडेक्स क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया, उसके बाद जाके आपको पीवाईक्यूज लगाने हैं। पीवाईक्यूज को आप मल्टीपल टाइम्स लगा सकते हो और मॉड्यूल्स के क्वेश्चन को एटलीस्ट एक बार लगा लो, क्योंकि अच्छे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो अगर आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लोगे अच्छे से, मान लो आप नीतीश सर से पढ़ रहे हो तो वो उतने क्वेश्चन नहीं करवाएंगे, तो एक बार आपको मॉड्यूल करना पड़ जाएगा ताकि आप उस चीज को कवर कर पाओ जो कि सर ने कम टाइम में आपके सारी चीजें करवा तो दी थी, लेकिन क्वेश्चन प्रैक्टिस थोड़ा कम रह गया था। लेकिन पंकज सर तो करवा देते हैं तो उसमें वो मैनेज हो जाता है, लेकिन नीतीश सर की अगर आप फॉलो करते हो तो मॉड्यूल के क्वेश्चन आप एक बार कर लो। फिर आते हैं हम लोग लास्ट स्टेप पे जो कि है एनसीईआरटी के एक्सरसाइज को खोलना और उसको सॉल्व करना। अब क्यों खोलना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से भी डायरेक्टली क्वेश्चन आ रहे हैं। नीट 2023 में ये क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा गया था एचबीआर वाला, जो कि मैंने अभी आपको समझाया कि यहाँ कार्बोकेटाइन बनाना होता है, उसके बाद आपको बीआर ज्वाइन करना होता है। अब आगे चलते हैं और देखते हैं कि एनसीईआरटी की क्या इंपॉर्टेंस है। अगर आपको ध्यान से दिख रहा है तो ये हेलो एल्केन की एनसीईआरटी है और आपको दिख रहा है कि मैंने बहुत ज्यादा इसको सॉल्व किया हुआ है। मैंने आईपीएससी भी सॉल्व किया था, यहाँ पे कुछ ऐसी आईपीएससी मैंने मार्क कर दी थी जो कि मैंने सॉल्व करते समय गलत कर दिया था, तो उसको मैंने यहाँ पे मार्क कर दिया था कि अगर मेरे को सॉल्व करना है तो मैं इनको सॉल्व कर लूँ, ताकि अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाता है, ऑल्दो आईपीएससी बहुत आसान हो जाता है क्योंकि वहाँ ऑप्शन होते हैं तो आप एलिमिनेट कर पाते हो। दूसरी चीज जो आपको यहाँ देखनी है कि यहाँ पे कुछ एक्सरसाइज में बहुत अच्छे क्वेश्चन है, जैसे ये क्वेश्चन, ये इतना अच्छा क्वेश्चन है कि इजीली ये क्वेश्चन बन के आ सकता है नीट में और आप इसको गलत भी कर दोगे। तो ये तभी सीखोगे जब आप एनसीईआरटी में इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हो, तो इसको पढ़ के देखना आपको, और इसका मैंने रीजन भी यहाँ पे लिख दिया है। सिमिलरली आपको बहुत सारे प्रिपरेशन वाले क्वेश्चंस मिलते हैं कि मुझे ये प्रिपेयर करके दो, और वो सिर्फ बोलते हैं मुझे बना के दे दो, वो कुछ नहीं बोलेंगे आपको कैसे बनाना है, आपको सोचना है। तो ऐसे क्वेश्चंस में आपको बहुत ज्यादा सोचना पड़ जाता है और आप एक्टिवली इन्वॉल्व होते हो रिवीजन में, और जब आप एक्टिवली रिवीजन में इन्वॉल्व होते हो तो आपका दिमाग चीजों को लिंक करना सीखता है, और लिंक करना कितना इंपॉर्टेंट है ये मैंने अपनी एनालिसिस वाले वीडियो में बता दिया कि कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं आपके नीट 2023 में। आगे जब आप जाओगे तो आगे आपको ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे। अब देखो यहाँ पे कितना इंपॉर्टेंट डाउट मेरा सही हुआ था कि अगर कोई भी रिएक्शन दिया है, वहां पे बोला है कि मैग्नीशियम इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, और दूसरा क्वेश्चन है जिसमें सोडियम इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो ऑलमोस्ट सेम क्वेश्चन है, बस मैग्नीशियम और सोडियम का फर्क है। तो इस वाले केस में जो बनता है वो आपका ग्रिग्नार्ड रीजन बनता है, और दूसरे वाले में जो आपका है ये वुड सेक्शन है। तो इतना इंपॉर्टेंट डाउट एनसीईआरटी ने आपको इस तरीके से सॉल्व करवाया है जब आप उसका क्वेश्चन सॉल्व करते हो। सिमिलर तरीके से आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, यहाँ पे ये बहुत अच्छा बहुत प्यारा क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है कि जब आप एक्वस KOH यूज करते हो तब अलग रिएक्शन होता है, अल्कोहलिक KOH यूज करते हो तो अलग रिएक्शन होता है। अब अगर मान लो कि आपने पढ़ते हुए ये चीज ध्यान नहीं दिया हो कि अच्छा अल्कोहलिक KOH अलग काम करता है और एक्वस KOH अलग काम करता है, तो वो डाउट आपका यहाँ क्लियर हो जाता है। इसीलिए एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक जो बहुत अच्छी चीज आपको मिलेगी एनसीईआरटी में वो है कन्वर्जेंस। अब कन्वर्जेंस बेसिकली बोर्ड वाले बच्चे करते हैं, ऐसा नीट वाले बच्चों को लगता है, स्पेशली ड्रॉपर्स होते हैं, ये तो बोर्ड में हम लोग करते थे, अभी क्यों करेंगे। लेकिन ये समझो अगर आपको ऑर्गेनिक स्ट्रॉन्ग बनानी तो सबसे अच्छी चीज जो आपके पास है वो कन्वर्जेंस है। अब इसको करने का एक ट्रेडिशनल तरीका है, आप बैठो और सोचो कि अच्छा मुझे बोला है कि रिएक्टेंट में ये है, मुझे प्रोडक्ट ये बनाना है, तो अब मैं कैसे बनाऊंगा ये मैं सोचता हूँ। सोचना बहुत इंपॉर्टेंट है, पहला स्टेप तो है कि आपको करना ही, मतलब कोई भी अगर आपको कन्वर्जन दिखता है तो पहले आपको ट्राई करना है, ये सारे आप पॉसिबल रिएक्शन सोच पाओ कि कैसे आप वहां तक पहुंचोगे। अगर आप वो सोच पा रहे हो तब तो बहुत अच्छा, नहीं सोच पाए तब भी कोई दिक्कत नहीं। आपको करना क्या है, आप
आपको सॉल्यूशंस खोलने हैं और इस तरीके से जैसे मैंने लिखा हुआ है क्वेश्चन वाइज कि जो भी उसका आंसर था मैंने लिखते गया। बस मैंने क्या किया, हर एक स्टेप पे प्रोडक्ट को छोड़ दिया। तो हर एक स्टेप पे मैंने सब लिखा हुआ है कि अच्छा ये रिएक्टेंट है, ये रिएजेंट डाला तो ये बनेगा, फिर ये डालते तो ये बनता, लेकिन मैंने प्रोडक्ट छोड़ा हुआ है। ठीक है, तो ये मेरा बहुत अच्छा एक सोर्स बन गया रिवीजन का, जिसमें मैं सारे रिएक्शंस को लिंक कर सकता हूँ आपस में। तो ये मुझे लगता है किसी ने बताया होगा आपको यहाँ पे। ठीक है, अगर कोई कर रहा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं कर रहा है तो प्लीज ये खुद से करो। मैंने ऑल्दो ये सारी चीजें मैंने बताई है, मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल रखा है, आपको रिएक्शन कॉपी भी मिल जाएगी, उसी में आपको ये भी मिल जाएंगे कन्वर्जन वाले क्वेश्चन मैंने लिखा हुआ है। लेकिन ये जो चीज़ है रिएक्शन कॉपी तो मैंने खुद बनाई है, लेकिन ये मैंने क्योंकि मुझे बहुत एंड में समझ आया था चीज़, तो मैंने इसको अपने बहन से लिखा है, तो उसने बहुत जगह आंसर भी लिख दिया है उसमें, रीजेंट की जगह उसको लगा ये रीजेंट है, मार्कोनी को रूल लगा दिया, लिख दिया इसने यहाँ पे, तो आपको समझ में आ जाएगा। तो ये मैं बोलूँगा आप खुद से लिखो, टाइम लगेगा लेकिन बहुत बेनिफिशियल है। इसको सॉल्यूशन तो मैंने लिख दिया, जिसके पास टाइम नहीं हो मेरा यूज कर सकता है। तो बस इतना ही। इस तरीके से आपकी पूरी एनसीईआरटी कवर हो जाएगी, एसोसिएशन रीजन वाले क्वेश्चन हो जाएंगे, आपके थ्योरी हो गई, पीवाईक्यूज हो गए, मॉड्यूल्स हो गया, लेक्चर कैसे करना है कम टाइम में, कैसे आपको जनवरी तक पूरी ऑर्गेनिक खत्म कर लेनी है बस रोज 40 मिनट्स देते हुए, ये सब चीजें मैंने यहाँ पे कवर कर दी इस वीडियो में। तो अगर आप इतना कर लेते हो तो कोई भी आपको ऑर्गेनिक में फुल मार्क्स लाने से नहीं रोक सकता है। बाकी ये सारी चीजें मैंने टेलीग्राम चैनल पे डाल रखा है, जितनी भी पीडीएफ्स मैंने आपको यहाँ पे दिखाई, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा टेलीग्राम का। अगर नहीं खुलता है तो आप मेरा नाम अविनाश शर्मा सर्च करना टेलीग्राम पे जाके, 23 के सब्स है वहाँ पे, तो आपको मिल जाएगा। ठीक है, थैंक यू, होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, इसको शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि काफी ज्यादा मेहनत लगती है ऐसी वीडियो में। ऐसे डिटेल वीडियो बनाने में मैं बहुत ज्यादा रिसर्च करके आता हूँ यहाँ पे। मैंने जो चीज सोची है, मतलब मैंने जो चीज है अपने प्रिपरेशन में, मैं उसको आपको अच्छे तरीके से प्रेजेंट करता हूँ ताकि आप इजीली समझ पाओ। उसको शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, पढ़ो, स्ट्रेटेजी तो देख लेते हो आप लोग, लेकिन पढ़ते नहीं हो, उसको इंप्लीमेंट नहीं करते, तो आपको लगता है स्ट्रेटेजी बेकार थी। लेकिन मैं ऐसा बंदा नहीं हूँ जो आपको कोई भी इम्प्रैक्टिकल चीज बताऊंगा। मैं जो आपको बता रहा हूँ समझ जाओ वो मैंने किया है, या फिर मैं नहीं कर पाया था लेकिन मुझे करना था। ये सारी वैसी ही चीजें हैं, और जो भी यहाँ मैं बता रहा हूँ वो बिल्कुल मेरी बहन फॉलो करिए, तो आप एकदम चिंत होकर इसको फॉलो कर सकते हो, क्योंकि मैं अपनी बहन को तो गलत नहीं बताऊंगा। आपको इतना ट्रस्ट तो होना चाहिए मेरे पे। तो चलो भाई भाई, अगर आपको कोई और वीडियो चाहिए ऐसी इससे रिलेटेड तो मुझे बताना, मैं वो वीडियो भी बना दूंगा आपके लिए। ठीक है, बाय बाय।